हेलो। ये जो मेरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास, वो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, रूस की क्रांति के बारे में। तो रूस की क्रांति जैसे अमेरिकी क्रांति थी, फ्रेंच क्रांति थी, उसी प्रकार रूस की क्रांति भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी को ग्लोबल लेवल पे एस्टैब्लिश किया। एक वैकल्पिक विचारधारा को इसने वैश्विक स्तर पर स्थापित किया और इस विचारधारा को कहते हैं समाजवाद। यानी मार्क्स की जो सोच थी, यानी समाजवाद, वो सिर्फ विचारों में नहीं रहकर बल्कि यथार्थ धरातल पर इसका स्थापना हुआ, और ये कार्य रूस की क्रांति से ही हुआ। इसलिए रूस की क्रांति क्यों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद पूरा वर्ल्ड बाइपोलर रहा और एक पोल में कैपिटलिज्म था और दूसरे पोल पर सोशलिज्म था। और पूरा 1950 1950 के डिकेड के बाद 1990 तक, 1950 से 1990 तक पूरा विश्व जो था वो बाइपोलर था, दो ध्रुवीय था, जिसमें एक ध्रुव का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे ध्रुव का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। और इसी दौरान कुछ वैश्विक घटनाएं भी हुई और एक बिना अस्त्र शस्त्र का एक लंबा संघर्ष चला, जिसको वैचारिक संघर्ष भी कह सकते हैं, अंतर्द्वंद भी कह सकते हैं, और वह था कोल्ड वार, शीत युद्ध। और 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के पश्चात इस शीत युद्ध का भी समापन हो गया और उसके बाद वर्तमान में विश्व जो है यूनिपोलर, एक ध्रुवीय विश्व की ओर अग्रसर है। तो आते हैं, हम बात करते हैं रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति के कई मौलिक कारण, फंडामेंटल कॉजेस थे, उसके बाद इमीडिएट कॉजेस भी हुए। लेकिन सबसे पहले कारणों पे आने से पहले हमें एक अंतर संबंधित घटनाएं हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूस की जो क्रांति हुई वो, जिसके बाद बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई, जिसके बाद समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हुई, वो उन्हीं घटनाओं का क्लाइमेक्स था। उन्हीं घटनाओं का मतलब, जो नवंबर की क्रांति से पहले भी कुछ क्रांतियां हुई थी और उन्हीं क्रांतियों का चरमोत्कर्ष बोल्शेविक सरकार की स्थापना थी। पहले उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम।
हमारा ताल्लुकात, हमारा वास्ता 1917 की नवंबर क्रांति। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि अक्टूबर का भी रेफरेंस आता है, अक्टूबर की बल्शविक क्रांति और अक्टूबर की बोल्शविक क्रांति। तो आप इस बात को जान लीजिए कि रूस जो था जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करता था और उस कैलेंडर के हिसाब से वो फरवरी ही थी, अक्टूबर ही था, लेकिन हम घटनाओं के संदर्भ में जब देखते हैं, भारत के हिसाब से देखते हैं, तो वो नवंबर था। इसलिए जरा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। रूस की क्रांति के कारणों में जाने से पहले आप समझिए कि क्रांतियों की एक प्रक्रिया 1905 से ही शुरू हो गई थी और बार बार सप्रेस कर दिया जाता था, बार बार दबा दिया जाता था, लेकिन भीतर से डिसकॉन्टेंट, असंतोष रूसी जनता में था और अवसर की तलाश में थी। ये मार्च 1905 में जो क्रांति हुई, उसका एक मेजर इंपैक्ट ये हुआ कि रूस में पहली बार पार्लियामेंट जैसी एक संस्था की स्थापना हुई जिसको ड्यूमा कहा गया। भले वो शक्तिहीन थी, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक तौर पे, प्रतीकात्मक तौर पे ड्यूमा की स्थापना जनता की विजय का सूचक था, जनता की जीत का प्रतिबिंब था। इट रिजेंबल द विक्ट्री ऑफ रशियन पीपुल। और फिर 1917 में जो क्रांति हुई मार्च में, वह भी क्रांति जनता की विजय का सूचक थी, लेकिन यह जो क्रांति हुई उसके आशातीत परिणाम नहीं हुए और यह जो क्रांति थी वो मध्यम वर्गीय लोकतांत्रिक क्रांति थी और जो सरकार भी स्थापित हुई, जो सरकार बनी, वो मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंब कर रही थी, जबकि क्रांति सर्वहारा वर्ग के लिए हुई थी और सर्वहारा वर्ग के लिए हुई थी और सर्वहारा सिस्टम की स्थापना उसका उद्देश्य था, जो कि मार्च 1917 की क्रांति से पूरी नहीं हो रही थी। इसी कारण लेनिन को काफी संघर्ष के बाद नवंबर में बोल्शविक क्रांति करनी पड़ी और इसी क्रांति के बाद रूस में सही मायने में समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो पाई। इसलिए क्रांतियों का एक इतिहास रहा है रूस में। और रूस उस समय जिस प्रकार की स्थिति फ्रांस में थी 1789 के पहले, ठीक उसी प्रकार रूस में जार का शासन जो था, जो कि असीम निरंकुशता का, इन्फिनिट ऑटोक्रेसी का सिंबल था, वो असीमित निरंकुशता का प्रतीक था। और जार के शासन से पूरा रूस त्रस्त था और इस त्रस्त होने के कारण क्या थे, आप इसको पॉइंट वाइज भी समझ सकते हैं। जैसे पहला बात, जार जो था निकोलस द्वितीय, वह शॉर्ट साइटिंग, अदूरदर्शी था, यानी उसको शासन को स्थायी बनाने की भी समझ नहीं थी। और सबसे पहली बात कि उसकी ऑटोक्रेसी, निरंकुशता पूरे रूस पर व्याप्त थी। जार का ऐसा सोचना था कि वो जो कहा और वो जो किया वही देश का कानून है, यानी वह स्पिरिचुअल तौर पे, यानी अपने आप को, अपनी आस्था को दैवी राजत्व की तरह, डिवाइन किंगशिप की तरह समझता था और अपने आप को पूरे रूस का अथॉरिटी समझता था और उसमें जनता की, कोई कॉमन मैन की कोई पूछ नहीं थी। और उसके इस निरंकुशता के रूसी कुछ वर्ग समर्थक थे, जैसे चर्च, कुलीन, पादरी, उससे लाभान्वित जो सैनिक थे, वो एक वर्ग था रूस का जो कि उसकी इस निरंकुशता का, डेस्पोटिज्म का समर्थन करता था और जार स्थापित रूप से रूस पर शासन कर रहा था और उसकी इस निरंकुशता का विरोध करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जार के प्रति हमेशा रह रह के विरोध की आवाज उठी
और जार को जनता के समक्ष मजबूर होना पड़ा। दूसरी बात, जार ने एक ऐसा फेल्ड होम पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों ही दर्शाया कि रूसी जनता में बहुत अधिक असंतोष हो गया। जैसे गृह नीति में उसका कोई लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं था, ना उसके ऑफिसर्सों पर नियंत्रण, जो अधिकारी थे वो भी उसकी बात को नहीं सुनते थे, और जार को इतना समझ में नहीं था कि देश के प्रशासन का, रूस के प्रशासन का निरीक्षण करे और देखे कि रूस किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि वो अयोग्य शासक था, लेकिन जार के पद पर था और रूस का जार अपने आप को एक महानतम शासक समझता था। गृह नीति में वो असफल था ही, साथ साथ उसकी विदेश नीति भी बिल्कुल असफल थी। विदेश नीति में एग्जाम्पल्स में आपको बता रहे हैं कि रूस को उसने क्रीमिया के साथ युद्ध में रूस को सिर्फ असफलता हाथ लगी। इस असफलता के बाद फिर रूस का तुर्की के साथ युद्ध हुआ और केवल रूस का संसाधन, रिसोर्सेज बर्बाद हुआ, बदले में रूस को कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और उसका क्लाइमेक्स, इस असफल विदेश नीति का क्लाइमेक्स तब दिखता है जब 1905 में जापान जैसे छोटे देश से रूस बुरी तरह पराजित हो गया। इससे रूसी साम्राज्य, रूस के साम्राज्यिक प्रतिष्ठा को, इंपीरियल प्रेस्टीज को बहुत बड़ा धक्का लगा और रूसी लोगों के समक्ष जार की अयोग्यता जग जाहिर हो गई। यानी पूरी तरह यह क्लियर हो गया रूसी लोगों में कि जार अयोग्य और नाकाम शासक है और भविष्य में यह रूस किसी न किसी आक्रमण का शिकार हो सकता है। और जार ने इस बीच जनता का असंतोष कम करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जिसका रेफरेंस भी जरूरी है। जैसे क्रीमिया युद्ध में हारा जार रूस, तो उसने रूस में दास प्रथा, स्लेवरी को समाप्त कर दिया। और जब रूस जापान जैसे देश से हार गया तो उसने जनता का संतोष को कम करने के लिए एक प्रतिनिधि निकाय, एक प्रतिनिधि संस्था, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन के तौर पे ड्यूमा की स्थापना की। हालांकि ड्यूमा की स्थापना से कुछ विशेष रिप्रेजेंटेशन लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि ड्यूमा जो थी वह शक्तिहीन थी और जार पर निरंकुश लगाने के योग्य नहीं थी। अगला संदर्भ आपको बताते हैं कि रूस में कुछ माइनॉरिटीज थे शुरू से, जैसे पोल, यहूदी, फीन। ये गैर रूसी जातियां रूस में निवास करती थी और जार या उसका शासन तंत्र इन पर जबरदस्ती रूसी कल्चर को इंपोज करना चाहता था। इन अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज पे रूसी संस्कृति को लादने का प्रयास करता था और कभी भी इन माइनॉरिटीज ने दिल से रूस को न अपना राष्ट्र माना, न उसके कल्चर को एडॉप्ट किया। और ऐसे माइनॉरिटीज, ऐसे अल्पसंख्यक मौके की ताक में थे और जब भी उनको ऐसा समय मिलता तो वो जार विरोधी, रूस विरोधी ही बात करते थे और एक आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक विरोध उनके भीतर रहता था और उसने रूस के जार के विरुद्ध कॉन्स्पिरेटर को, या जो रूसी साम्राज्य के एनिमीज थे, उनके साथ अपना संबंध स्थापित किया और हमेशा रूस के पतन के विषय में ही सोचते थे कि कब ऐसा मौका है कि जारशाही को उखाड़ फेंका जाए, रूस में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया जाए। इसलिए इन माइनॉरिटीज ने भी
क्रांति के लिए माहौल बनाया। क्रांति वो अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं बना रहे थे, बल्कि अपने लाभ प्राप्ति के लिए बना रहे थे। एक और बात है, रूस में जो नौकरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी था, वो टायरेनिकल था, वो अत्याचारी था। ऐसे नौकरशाही का एक विडंबना यह है, इस नौकरशाही में सारे के सारे जर्मन लोग भरे हुए थे और जर्मन लोग को कभी भी रूसी संस्कृति से आस्था नहीं थी और रूस के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, निवासी थे, जनता थी, उन पर वो अत्याचार करते थे और मनमाना प्रशासन करते थे। और जार न कभी उनका निरीक्षण करता था और न कभी उनके विरुद्ध शिकायतों पर कोई कार्रवाई करता था। इन ब्यूरोक्रेट्स ने, नौकरशाहों ने जार विरोधी वातावरण तैयार करने में अहम भूमिका का निर्वाह किया, क्योंकि जार हर प्रशासनिक कदम आदेश के लिए जिम्मेवार नहीं था, लेकिन इन नौकरशाहों ने ऐसे गलत कार्य किए कि जनता का संतोष दिन ब दिन बढ़ते गया और जनता क्रांति के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो गई। जरूरी नहीं कि हर समय जार ही गलती करे, लेकिन इन नौकरशाहों ने ऐसे अत्याचार किए, ऐसी त्रुटियां की कि मानसिक तौर पर रूसी जनता क्रांति के लिए क्रमशः धीरे धीरे तैयार होते गई और जब मौका मिला तो क्रांति में इन्होंने अपना फुल सपोर्ट कर दिया। अगली बात, रूस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस प्रकार कार्य कर रहा है या किस दिशा में जा रहा है, इसको देखने वाला कोई एडमिनिस्ट्रेटिव निकाय जैसा नहीं था, बल्कि पूरा प्रशासन रूसी एक व्यक्ति रासपुटिन के हाथों का खिलौना था। रासपुटिन की बाद में क्रांतिकारियों ने 1916 में हत्या कर दी, कुलीनों ने, लेकिन वह निकोलस द्वितीय की रानी जारीना को अपनी उंगलियों पर नचाता था और रासपुटिन के पर्सनल वीम्स यानी व्यक्तिगत सोच, आकांक्षाएं प्रशासन के द्वारा पूरी की जाती थी और निकोलस द्वितीय इसको देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता था, बल्कि निकोलस द्वितीय की अयोग्यता साफ दिख रही थी। दूसरी बात, रूस की क्रांति में सब एक और बड़ा कारण जिम्मेवार था, वह था सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक असमानता का तंत्र। जिस प्रकार फ्रांस में प्रिविलेज क्लास और कॉमन मैन में समाज बटा हुआ था, उसी प्रकार रूस में भी 1905 के बाद जैसे ही जापान से रूस हारा, समाज में एक अजीब विभाजन दिखाई पड़ने लगा, जिसमें अमीर और गरीब का फासला काफी बढ़ गया और पूरा रूसी समाज विशेषाधिकार युक्त वर्ग और अधिकार विहीन वर्ग में बट गया और इस सामाजिक असमानता के प्रति असंतोष पूरे रूसी जनता को था और इस सामाजिक असमानता के लिए कुलीन, पादरी और जार और जमींदार ये सभी मिलकर जिम्मेवार थे, क्योंकि इन्हीं के कार्यों से इस सामाजिक असमानता में वृद्धि होती थी और कॉमन मैन रूस का जो था वो हाशिए की जिंदगी जी रहा था, हाशिए पर जिंदगी जी रहा था और इस विचार में था कि वो कब ऐसा अवसर आए कि मुझे क्रांति के द्वारा स्थापित व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का मौका मिले और नई सर्वहारा वर्ग की व्यवस्था स्थापित की जा सके। इसी समय 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में रूस में 4-5 राजनीतिक दलों का अस्तित्व आया, एग्जिस्टेंस ऑफ 5 पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कई नाम हैं
जैसे पहला है अराजक तानाशाही, ये भी एक दल था, अराजक तानाशाही। दूसरा समाजवादी, तीसरा उदारवादी, चौथा क्रांतिवादी, पांचवा सामाजिक जनवादी, और एक था वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, शूदी। लेकिन ये जो 5 नाम मैंने लिया, इसमें से क्रांतिवादी और सामाजिक जनवादी, ये जो 2 पार्टी थी, 2 दल थे, ये मार्क्सवाद से और साम्यवाद से गहरे तौर पे प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे, और उसी धारा पर ये चल रहे थे और सर्वहारा वर्ग को, किसानों, मजदूरों को जागृत भी कर रहे थे। इसमें भी सामाजिक जनवादी दल जो था वह अत्यंत गहरी आस्था से साम्यवादी विचारों के प्रचार प्रसार में लगा था, और लेनिन, व्लादिमीर लेनिन इसी सामाजिक जनवादी पार्टी का मेंबर था। आगे चलकर 1903 ईस्वी में इस समाजवादी या सामाजिक जनवादी दल का विभाजन हो गया और ये 2 शाखाओं में बट गया, एक बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग के द्वारा क्रांति कर सर्वहारा वर्ग की सरकार व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, जबकि मेंशेविक मध्यम वर्गीय लोगों के सहयोग से नहीं, मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा पूंजीपति वर्ग के सहयोग से सरकार व्यवस्था की स्थापना करना चाह रहे थे, और उनका अंतिम लक्ष्य धीरे धीरे साम्यवाद की ओर पहुंचना था। और ये दोनों दल काफी सक्रिय थे, जिसमें व्लादिमीर लेनिन ने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया रूस में साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करने की। एक और बात बताना जरूरी है कि रूस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचार काफी तेजी से फैलने लगे, और जारशाही यानी जार और उसका तंत्र ऐसे उदारवादी लिबरल थॉट्स विचारों का दबाना भी जारी रखे थे, और बड़े मुश्किल से इन विचारों को यूरोपीय समाज में प्रसार किया जाता था। लेकिन इसी समय कुछ ऐसे लेखक हुए जैसे टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, प्लेखानोव, तुर्गनेव, ठीक है, बाकुनिन, मार्क्स, ऐसे विचारों के लेखनी और बातों को देख सुनकर रूस का जो सर्वहारा वर्ग था, आम लोग जो थे, कॉमन मैन थे, जो किसान थे, वो धीरे धीरे जागृत हो रहे थे, और उनका रुख, उनका दृष्टिकोण, उनकी आस्था साम्यवाद की तरफ बढ़ते जा रही थी। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं कि टॉलस्टॉय ने पूंजीवाद का विरोध किया, और दोस्तोवस्की ने निरंकुश शासन की आलोचना की अपने लेखों में, अपने भाषणों में, और तुर्गनेव और मार्क्स ने साम्यवादी विचारों का प्रचार किया। इन विचारों से रूस का सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, आम जनमानस साम्यवाद की तरफ रुख कर गया, और इसका प्रभाव पड़ा, और उन्होंने जारशाही की निरंकुशता, अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प मानसिक तौर पर ले लिया। अगला पॉइंट या रेफरेंस क्या देंगे आप रूस की क्रांति का, कि रूस में जिस प्रकार ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, वैसे ही उसका प्रभाव रूस में भी हुआ था, और रूस में भी कारखाने, फैक्ट्रियां स्थापित हो गई थी और उत्पादन कार्य हो रहा था। लेकिन रूस के कारखानों में, फैक्ट्रियों में मिल मालिकों के द्वारा सर्वहारा वर्ग की, श्रमिक वर्ग की दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, और वो एक दयनीय जिंदगी जीने के लिए विवश थे। जैसे ही लेनिन सरीखे विचारकों ने अपना साम्यवादी प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, तो इन कारखानों के श्रमिक वर्ग में साम्यवाद की तरफ जागृति आई, और वो
ऐसे किसी भी कार्य का मानसिक तौर पे सपोर्ट करना प्रारंभ किए जो स्थापित व्यवस्था को बदल दे और नई वैकल्पिक व्यवस्था को स्थापित कर दे। यही कारण है कि रूस की क्रांति में सर्वाधिक भूमिका इस प्रोलेटेरिएट सर्वहारा वर्ग की थी और इसी ने इस क्रांति को अंजाम दिया और रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। रूस क्रांतियों का मतलब रूस में क्रांतियां पहले भी हुई हैं और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात है कि रूस में ये सारे कारक पहले से मौजूद थे और 1914 में 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें रूस का सम्मिलित होना क्रांति जैसा माहौल बनाने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य किया। जैसे रूस ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया और रूसी सैनिक कमजोर थे शक्ति और क्षमता में, फिर भी प्रारंभिक दौर में इनिशियल स्टेज में रूसी सेना ने काफी वीरता से वेल्लोर से लड़ाई लड़ी और अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन रूस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट था, जो वहां की ब्यूरोक्रेसी थी, वहां का नौकरशाही जो था, मैंने बताया कि जर्मनों की संख्या ज्यादा थी और वो एलूफ थे रूस की कंडीशन से और न उनको कोई मतलब था न कोई उनको इमोशनली अटैचमेंट था रूस से। उन्होंने मैनेजमेंट सही से नहीं किया और मौके पे रूसी सैनिकों को सहायता नहीं पहुंच पाती थी, जिसके कारण कई हजारों सैनिकों की मौत हो गई और रूस में युद्ध की मार सहने लायक क्षमता दिख नहीं रही थी, क्योंकि रूस की स्थिति आर्थिक इकोनॉमिकली रूस काफी कमजोर हो गया था। टेंटनेव एक जगह है, 1914 में जब रूस वहां हार गया तो इससे रूस की जनता को काफी निराशा हुई और रूस की जनता अब युद्ध से त्रस्त हो गई थी। अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने भी उसके लिए आफत हो गई और यही सब इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण के तौर पे स्थापित रूप लिया, क्योंकि उसके बाद रूसी जनता ने रूसी कुलीनों ने 1916 में रास्पुटिन की हत्या कर दी और 8 मार्च 1917 पेट्रोग्राड की सड़कों पर रूसी नागरिकों ने रोटी दो जार की तरफ आवाज लगाई। जार ने इसके विरोध में प्रत्युत्तर में सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिक भी हड़ताल पर चले गए, उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर गया। ड्यूमा के बैठक को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, ड्यूमा ने नहीं भंग करने का प्रयास किया, ड्यूमा ने भंग होने से इनकार कर दिया और देखते ही देखते जार शाही का अंत हो गया और प्रिंस लेबोव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना मार्च 6, 1917 में हो गई। और करंस्की इसका फॉरेन मिनिस्टर हो गया। ये अस्थायी सरकार जो थी, यह मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक सरकार थी, मिडिल क्लास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था ये, और अभी बहुत कुछ होना बाकी था। इसी दरमियान जो प्रिंस लेबोव के नेतृत्व में सरकार बनी, इसने मित्र राष्ट्रों ने भी इसको मान्यता दी और कहा कि युद्ध में रूस सहभागी रहे, पार्टिसिपेट करता रहे। और इसी बीच लेनिन का प्रचार प्रसार कार्य शुरू हो गया और लेनिन बार बार
रूस आता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होगी कि उसको बार बार कभी फिनलैंड, कभी इधर उधर भागना पड़ता था। अंत में इस सरकार से रूसी जनता की जो सही मांग थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं वाली सरकार थी, ये डेमोक्रेटिक सरकार थी। और रूस की जनता ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए हमें, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए हमें, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए। इनकी आवाज थी, रूसी जनता की उस समय आवाज थी कि किसानों को मुआवजा मिले, श्रमिकों को वेतन मिले, ठीक है, खेत मिले खेती करने के लिए, फैक्ट्री मिले मजदूरों को। लेकिन ये मांगे यहां पे पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यह सरकार जो थी मध्यम वर्गीय आकांक्षा वाली सरकार। अंत में जर्मनी के सहयोग के आश्वासन के बाद लेनिन रूस आया और उसने फिर से नवंबर में क्रांति की, पीपुल्स ऑफ कॉमिसार्स के द्वारा। और वह क्रांति जो थी, नवंबर वाली क्रांति, उसी को कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, साम्यवादी क्रांति। और इस क्रांति के बाद इस सरकार को समाप्त कर दिया गया और लेनिन और ट्राटस्की इस सरकार के हेड बने। और तब माना जाता है कि यहां से बोल्शेविक क्रांति सफल हुई और रूस में एक बिल्कुल नई व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं साम्यवादी व्यवस्था, ठीक है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, रूस में स्थापित हुई। फिर आगे चल के लेनिन को और स्टालिन को काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि रूस में सब कुछ बर्बाद हो गया था और उत्पादन बढ़ाना था, तभी तो रूस आगे चलता है। तो फिर बाद में स्टालिन ने प्लानिंग को स्वीकार किया, नियोजन को स्वीकार किया, और उस प्लानिंग से देखते देखते 10 सालों में रूस एक समृद्ध राष्ट्र, एक प्रॉस्परस राष्ट्र के तौर पे स्थापित हो गया। और इस प्लानिंग की का बाद में भारत ने भी नियोजन को भारत ने भी एडॉप्ट किया, अनुकरण किया। यहां तक आप समझ गए होंगे मेरे विचार से कि रूस की क्रांति का क्या कारण था। इस बात को आप रिटन लिखेंगे तो फुल नंबर आएगा। इसके पहले मैंने डिस्कशन किया था कि औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है, फिर दोनों का इंपैक्ट भी बताना है, औद्योगिक क्रांति का क्या इंपैक्ट था और रूस रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट था। अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने आपको कई क्लास लिए, जिसमें पहला क्लास मैंने लिया था पुनर्जागरण का, शायद लिया था, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लिया था, कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस, फिर लिया मैंने पुनर्जागरण, फिर प्रबोधन, फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस, फिर मैंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लिया, उसका सिर्फ कॉजेज बताया है, फिर रशियन रिवॉल्यूशन का सिर्फ कॉजेज बताया। तो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।